मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बंदकुई। आज हम बात करेंगे प्रजातांत्रिक समाजवाद के क्या साधन हैं, उनकी क्या आवश्यक विशेषताएं हैं। पिछले दिनों हम समाजवाद के बारे में बात कर रहे थे और भारत में समाजवाद का विकास की बात की हमने, प्रजातंत्र समाजवाद के मूल सिद्धांत की बात की। अब देखें प्रजातंत्र समाजवाद के क्या क्या साधन हैं। हिंसा का विरोध और सने विकास की प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास। प्रजातांत्रिक समाजवाद, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि सने विकास की प्रजातांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है और साम्यवादियों ने इनका सर्वाधिक तीव्र मतभेद साधनों के प्रश्न पर ही है। साम्यवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को निरर्थक और प्रजातांत्रिक राज्यों को वस्तुतः पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली मानते हैं। पूंजीवादी बिना संघर्ष के अपनी शक्ति का परित्याग करने को तत्पर नहीं होते और पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसात्मक क्रांति आवश्यक है। लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवादियों का कहना है कि क्रांति हिंसा और आतंकवाद को जन्म देती है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता का हनन होता है। इसके अतिरिक्त यदि एक बार हिंसा का मार्ग अपना लिया जाए तो आगे चल के इससे मुक्ति पाना कठिन हो जाता है और ये अनवरत हिंसा मानवीय सभ्यता को अपूर्णीय क्षति पहुंचाती है। अतः हिंसात्मक क्रांति का मार्ग सदैव बुरा होता है। प्रजातांत्रिक समाजवादी जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म समाजवाद को एक साव्य मानते हैं, जिसका धीरे धीरे विकास होना चाहिए और विकास की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। प्रजातांत्रिक समाजवादी केवल श्रमिक वर्ग के सहयोग से नहीं, वरन समाज के सभी वर्गों के सहयोग से समाजवाद लाना चाहते हैं। उनका विचार है कि समाजवाद न केवल श्रमिक वरन समाज के सभी वर्गों के लिए हितकारी है और व्यक्तियों को उच्च आदर्शों और नैतिकता की अपील कर जनता के बहुत बड़े भाग को इससे प्रभावित किया जा सकता है। यदि धैर्य, सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया जाए तो जनता समाजवाद के पक्ष में हो जाएगी और क्रांति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो उनका विचार है कि विचार और भाषण, प्रेस और मंच, साहित्य के प्रकाशन, अन्य प्रचार साधनों के आधार पर समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसा हो चुकने के बाद समाजवादी दलों द्वारा मतपेटी, बैलेट बॉक्स के आधार पर सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब समाजवादी दल वैधानिक साधनों से सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाए तो उनके द्वारा कानूनों और प्रशासनिक कार्यों के आधार पर समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए। निम्न कानूनों और प्रशासनिक कार्यों पर जोर दिया जाना है। पहला, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दर से आयकर लगाया जाना चाहिए और प्राप्त धनराशि का प्रयोग निर्धन जनता के हित में किया जाना चाहिए। संपत्ति कर लगाया जाना चाहिए और उत्तराधिकार की लगभग समाप्त कर दी जानी चाहिए। तीसरी जो थी, कृषि भूमि पर जोतने वाले का अधिकार होना चाहिए। चौथी जो बात थी, मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्योगों का राज्य द्वारा निर्देशन किया जाना चाहिए, जिससे उनका संचालन सामाजिक हित की दृष्टि से हो। छठी जो बात थी, आर्थिक असमानता अधिक से अधिक संभव सीमा तक दूर कर दी जानी चाहिए। सभी व्यक्तियों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार, उचित पारिश्रमिक व अवकाश की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा अधिकाधिक कल्याणकारी सेवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे नागरिक सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। और नौवां है, आर्थिक विकास हेतु नियोजन, प्लानिंग की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। अब देखें प्रजातांत्रिक समाजवाद के गुणों की बात करेंगे कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के क्या गुण हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद के बहुत सारे गुण हैं जिन्होंने अपनी आज विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा बना दी है। पूंजीवाद और साम्यवाद जीवन की दो परस्पर नितांत विरोधी विचारधारा हैं। इन दोनों के अंतर्गत चरमतावादी दर्शन को ग्रहण किया गया और प्रजातांत्रिक समाजवाद में पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया। प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रमुख गुण अग्र प्रकार से बताए जा सकते हैं। ये व्यक्ति और समाज दोनों के हितों को यथोचित रूप में दृष्टि में रखता है और एक के मूल्य पर दूसरों के हितों की रक्षा के लिए नहीं, वरन दोनों के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। ये पूंजीवाद साम्यवाद दोनों के दोषों से परिचित और अपने आप को दूर रखने के लिए प्रयत्नशील है। ये पूंजीवाद के दोष, शोषण, असमानता, अत्याचार से मुक्ति दिलाता है और साम्यवाद के दोष, निरंकुशता और मानवीय स्वतंत्रता पर अत्यधिक प्रतिबंध से भी अपने आप को दूर रखता है।
तीसरी बात थी, पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति के लिए नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की तो व्यवस्था की जाती है, लेकिन व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं की जाती। साम्यवादी व्यवस्था व्यक्तियों को केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में विश्वास करता है। अधिक से अधिक संभव सीमा तक व्यक्तियों को नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। निजी संपत्ति के संबंध में प्रजातांत्रिक समाजवाद का दृष्टिकोण बहुत अधिक यथार्थवादी है। वो निजी संपत्ति की समाप्ति नहीं चाहता, वरन सामाजिक हित में उसे केवल सीमित करने के पक्ष में है। प्रजातांत्रिक समाजवाद समाजवाद के अन्य रूपों की तुलना में श्रेष्ठ है, क्योंकि समाजवाद के अन्य रूपों में सामान्यतः धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार किया गया और उनका विरोध किया गया, किंतु प्रजातांत्रिक समाजवाद मानवीय जीवन को व्यवस्थित रखने में धर्म और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करता है और सभी धर्मों के सार मानव धर्म पर आधारित है। और प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा और व्यवस्था मानवीय चरित्र के उत्थान में सहायक होती है। नेक्स्ट है, प्रजातांत्रिक समाजवाद केंद्रीकृत सत्ता के दोषों से परिचित है। उनके इस बात पर जोर दिया गया कि हमारे द्वारा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। यथार्थवादी दर्शन होने के नाते प्रजातांत्रिक समाजवाद राष्ट्रीयकरण की कमियों से परिचित है और पिछले 20 वर्षों में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि राष्ट्रीयकरण आर्थिक जीवन की सभी बुराइयों को हल नहीं है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के द्वारा राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिकरण पर बल दिया जाने लगा। 8वीं बात थी, राष्ट्रीयकरण और राज्यवाद के दोषों को दूर करने के लिए प्रजातांत्रिक समाजवाद के द्वारा बहुत कुछ अधिक उपयोगी सुझाव दिए गए। किन्हीं हाथों में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता हो, उन्हें सामान्य जनता द्वारा निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को हिस्सा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट थी, प्रजातांत्रिक समाजवाद इस दृष्टि से भी श्रेष्ठकर है कि ये समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हिंसा ये बल प्रयोग का आवश्यक नहीं मानता, और वांछित समाज की स्थापना शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों द्वारा ही करने के पक्ष में। और अंतिम जो बात कही, समाजवाद लोक कल्याणकर राज्य की धारणा में विश्वास करता है और नियोजन की पद्धति को अपनाकर समस्त जनता के कल्याण में कार्य करना चाहता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद के विरुद्ध तर्क देखेंगे हम। एक और प्रजातांत्रिक समाजवाद को सबसे अधिक उपयोगी, सबसे अधिक व्यवहारिक विचारधारा बताया गया। दूसरी ओर आलोचकों को बहुत सारी कमियां भी बताई हैं। व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों विचारधारा के समर्थक इस कटु आलोचना करते हैं। की गई आलोचनाओं के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। पहला, किसी ठोस दर्शन पर आधारित नहीं है। साम्यवादी विचारधारा एक बहुत अधिक ठोस दर्शन कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की विचारधारा पर आधारित है और इस कारण इसमें स्पष्टता, निश्चितता आ गई है। लेकिन प्रजातांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के पीछे इस प्रकार का कोई ठोस दर्शन नहीं है। ब्रिटिश, अमेरिकन और भारतीय समाजवादियों द्वारा अपने अपने देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रतिपादन किया गया और इन देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों में भेद होने के कारण प्रजातांत्रिक समाजवाद में लगभग वैसी स्पष्टता, निश्चितता आ गई है जैसी स्पष्टता और निश्चितता समाजवाद में है। उदाहरण के लिए कुछ प्रजातांत्रिक समाजवादी भी राष्ट्रीयकरण पर बल देते हैं तो कुछ अन्य सामाजिकरण पर। निजी संपत्ति पर किस सीमा तक नियंत्रण रखा जाए, इस संबंध में प्रजातांत्रिक समाजवादियों में पर्याप्त भेद है। यदि भारतीय राजनीति को उदाहरण ले तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल अपने प्रजातांत्रिक समाजवादी कहते हैं। अनेक बातों के संबंध में महत्वपूर्ण भेद है। एक दर्शन के रूप में प्रजातांत्रिक समाजवाद के इस दोष को और इंगित करते हुए पॉल रेमडियर ने कहा कि सिद्धांत के बिना समाजवाद निर्बल हो जाता है और अपनी शक्ति खो बैठता है। दूसरा, ये एक विरोधाभास युक्त दर्शन है। प्रजातांत्रिक समाजवाद में विरोधाभास भी है। E.M. बर्न्स ने अपनी पुस्तक आइडियाज इन कॉन्फ्लिक्ट में प्रजातांत्रिक समाजवाद के विरोधाभासों का कुछ विस्तार से उल्लेख किया है। बर्न्स के अनुसार प्रजातंत्र और समाजवाद दोनों परस्पर विरुद्ध है। इन दोनों में एक को ही अपनाया जा सकता है।
दोनों को एक साथ नहीं, क्योंकि प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता में विश्वास करता है और जबकि समाजवाद नियंत्रणों की व्यवस्था में। प्रजातंत्र और समाजवाद के परस्पर विरोध के कारण प्रजातांत्रिक समाजवादियों की विचारधारा का भी विरोधाभास है, और डार्विन का कथन है कि प्रजातंत्र में विरोधियों के प्रति सहनशील होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र भाषण और संगठन का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही वो प्रजातांत्रिक समाजवाद में साम्यवादियों और फांसीवादियों को पूर्ण स्वतंत्रता देने से घबराते हैं। और स्वयं डार्विन एक अन्य स्थान पर लिखते हैं कि प्रजातंत्र के शत्रुओं को इस बात का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अपने प्रति प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के पालन की मांग करें, और एक ऐसा समय आ सकता है जबकि हमें अपनी रक्षा के लिए उनके प्रजातंत्र के शत्रुओं राजनीतिक संगठनों का दमन करना पड़े। तीसरी बात है नैतिक दृष्टि से अनुचित। प्रजातांत्रिक समाजवाद के आलोचक इस नैतिक दृष्टि से भी अनुचित मानते हैं, और ये विचारधारा समानता की धारणा पर आधारित है। प्रकृति की दृष्टि से मनुष्य समान नहीं है, वरन शारीरिक शक्ति, बुद्धि और चरित्र बल का भेद होता है। ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों ने अपनी योग्यता, परिश्रम और मित्रता के बल पर अन्य व्यक्तियों से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है, उन्हें अपनी इच्छानुसार संपत्ति के प्रयोग का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। लेकिन समाजवाद परिश्रमी और योग्य व्यक्तियों की संपत्ति आलसी, अकर्मण्य व्यक्तियों में बांटना चाहते हैं, जिसे नैतिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। और आलोचकों ने द्वारा इसी कारण प्रजातंत्र समाजवाद को वैधानिक लुटेरापन या बहुमत के लुटेरेपन की संज्ञा दी है। चौथी बात है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण। आलोचकों के अनुसार प्रजातांत्रिक समाजवाद मानव स्वभाव के प्रतिकूल होने के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी त्रुटिपूर्ण है, और संपत्ति धारण करने की इच्छा व्यक्ति के स्वभाव का अनिवार्य अंग होती है, और व्यक्ति परिश्रम इस विश्वास के आधार पर करते हैं कि परिश्रम से प्राप्त आय का वो इच्छानुसार उपयोग कर सकें और अपनी संतान के लिए छोड़ सकें। लेकिन ये विश्वास और प्रेरणा समाप्त हो जाने पर वो आलसी और उत्तरदायी हो सकें। निर्वाह योग्य वेतन की सुरक्षा प्राप्त हो जाने पर उनके द्वारा रुचि, साहस और तन्मयता से कार्य नहीं किया जा सके। प्रजातंत्र समाजवाद अपने आप को सर्वाधिकारवाद का विरोधी कहता है, लेकिन आलोचकों का कथन है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के नाम पर शासन के हाथ में अत्यधिक शक्ति आ जाती है। समाजवाद सर्वाधिकारवाद की ओर एक चरण हो जाता है, और सामान्यतः प्रजातांत्रिक समाजवाद राज्य की शक्तियों में वृद्धि कर सर्वाधिकारवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्तियों का चारित्रिक पतन। प्रजातांत्रिक समाजवाद में क्योंकि व्यक्ति को निरुत्साहित किया जाता है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बहुत अधिक सीमित कर दिया जाता है, व्यक्तियों के चारित्रिक पतन की आशंका रहती है। नौकरशाही का विस्तार। प्रजातांत्रिक समाजवाद में राज्य की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और व्यवहार में राज्य की इन शक्तियों का प्रयोग नौकरशाही के द्वारा किया जाएगा। और एक सर्वविदित बात है कि कुंडरा परस्ती, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही नौकरशाही की कार्यविधि का अनिवार्य अंग है, और प्रजातांत्रिक समाजवाद में नौकरशाही के इन दोषों की समस्त व्यवस्था ही प्रेषित हो जाएगी। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के लिए कष्टप्रद है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन कार्य उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है, लेकिन समाजवाद में उत्पादन पर राज्य का अधिकार स्थापित हो जाने से उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाएगी, और उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताएं जो कुछ उत्पादित हो चुका है उनके अनुसार पूरी करनी होगी। इसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से इन्हें बहुत कष्ट होगा। और नेक्स्ट, वैधानिक और शांतिपूर्ण महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार प्रजातांत्रिक समाजवादियों के शांतिपूर्ण परिवर्तन की बात एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में आकर्षक और उचित प्रतीत हो सकती है, परंतु वास्तविकता है कि वैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों से छोटा मोटा परिवर्तन तो किया जा सकता है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमारा व्यवहारिक अनुभव ये बताता है कि समाजवाद के नाम पर चुने गए प्रतिनिधि चुने जाने के बाद पूंजीपतियों की विपुल आर्थिक और शक्ति और साधनों के प्रभाव में आ जाता है। आर्थिक समानता स्थापित करने के बाद भूलकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति की जा सकती है। वैध उपायों के आधार पर किसी भी देश में समाजवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। महान परिवर्तन क्रांति द्वारा हुए हैं, और भविष्य में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए क्रांति का मार्ग ही अपनाना होगा। नेक्स्ट और लास्ट, भौतिकवादी धारणा। प्रजातांत्रिक समाजवाद की आलोचना करते हुए इसे मात्र उपयुक्तवादी और भौतिकवाद दर्शन की संज्ञा दी गई। नैतिक सिद्धांतों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा सकता। प्रजातांत्रिक समाजवाद की उपयुक्त प्रकार से आलोचना की जा सकती है, लेकिन निष्कर्षतः आलोचनाओं के बावजूद ही कहा जा सकता है
कि इन आलोचनाओं का सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ महत्व तो है, यहाँ तक व्यवहार का संबंध है। हमारे सम्मुख प्रजातंत्र के समान ही प्रजातांत्रिक समाजवाद का कोई विकल्प नहीं है, और प्रजातांत्रिक समाजवाद के जो दोष बताए गए हैं वो वास्तव में इस विचारधारा के दोष नहीं, वह मानवीय व्यवहार, चरित्र और हमारी जीवन व्यवस्था के दोष हैं, जिन्हें शिक्षा, जनमत के विकास, नैतिकता के उत्थान तथा प्रशासनिक कुशलता के आधार पर दूर किया जा सकता है। और यूरोप के कुछ विकसित और प्रजातांत्रिक देशों में दूर भी कर दिया जाता। आज 20वीं सदी के अंतिम दशक में समाजवाद और समाजवाद के इस रूप में प्रजातांत्रिक समाजवाद के संबंध में विचित्र स्थिति है। समस्त विश्व ने समाजवाद को स्वीकार कर दिया और उसे उदारवादी अर्थव्यवस्था की ओर प्रवृत्त है। आंशिक सच्चाई के, लेकिन हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। प्रथम, मोटे तौर पर समाजवाद को अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन आज जिस उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, ये व्यवस्था 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की पूर्वार्ध की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से भिन्न है। यथार्थवाद दृष्टिकोण को अपनाते हुए राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में ऐसी स्थिति को अपनाया गया किसी विचारधारा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आज जो स्थिति है उसे समाजवाद की सफलता असफलता के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। समाजवाद की मूल मान्यता है कि व्यक्ति समाज सेवा के साथ भाव से प्रेरित होकर समाज के उत्थान की दिशा में कार्य करता है। मानव मात्र व्यक्ति के स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज सेवा के भाव को परिचय नहीं दे पाया है। अतः इसे समाजवाद की असफलता नहीं, समाजवाद के संदर्भ मानव की असफलता कहा जाना चाहिए। और निस्संदेह रूप से आज विश्व के विभिन्न देश राजनीतिक विचारधारा के विवाद और झंझट से स्वयं को मुक्त कर यथार्थवाद के तहत पर खड़े हो गए हैं। थैंक्स।